कौशल कुमार संतराज, दो टूक सीधी बात। क्रिएटिव विजन प्रस्तुत करता दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। कौशल कुमार की तरफ से गुरु जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। टूटा हुआ फूल खुशबू दी जाता है, टूटा हुआ फूल खुशबू दी जाता है, बीता हुआ पल यादें दी जाता है। हर शख्स का अपना अंदाज होता है जीने का, कोई जिंदगी में प्यार तो कोई प्यार में जिंदगी दे जाता है। और गुरु और माँ बाप का प्यार ऐसा प्यार है, गुरु का सिर पर हाथ और माँ की गोद वो सुकून है जो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। कौशल कुमार बहुमुखी कला के धनी जनाब कौशल कुमार की पैदाइश 15 अक्टूबर 1976 बिहार जिला समस्तीपुर शाहपुर पटोरी में हुई। बचपन में ही अपने परिवार के साथ लोक कला को भली भांति सीख रहे थे। उनके मन में एक सपना पलने लगा था। वो सपना था कलाकार बनने का। परिवार में माहौल साहित्य और कला का था जो उन्हें विरासत में मिला था। अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने अपना रुख महानगर दिल्ली की ओर किया। अपने आप को तराशने के लिए उन्होंने न्यू दिल्ली ललित कला अकादमी रीजनल सेंटर गढ़ी में स्वर्गीय प्रोफेसर शंकु चौधरी जी के नेतृत्व में उन्होंने स्टूडियो में प्रवेश लिया। कला की बारीकियां सीखने का मौका उनको मिला स्वर्गीय शंकु चौधरी जी के स्टूडियो में। स्वर्गीय शंकु चौधरी जी के कहने पर उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में दाखिला लिया और अपने गुरुओं की शरण में कला। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दो टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के बाद हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत के जिन्होंने ज़िंदगी के किसी न किसी सूबे में एक खास मुकाम हासिल किया है, एक अपनी अलग पहचान बनाई है। आज जिस शक्ति को हमने इस प्रोग्राम में जन्नत दिया, उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। कला की दुनिया में इनके नाम को सभी जानते हैं। आज हमारे साथ जाने माने मूर्तिकार कौशल कुमार जी हमारे स्टूडियो में विराजमान है। दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में कौशल कुमार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले कौशल कुमार जी, आप बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और उस वक्त कला के प्रति आपका पारिवारिक माहौल कैसा था? मेरा जन्म बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के शाहपुर पटेरी ग्राम में हुआ है और मेरा घर बहुत ही साहित्यिक परिप्रेक्ष्य का था। वहाँ पे साहित्य का माहौल बहुत ज़्यादा था, ललित कला का उतना नहीं था। कब लगा आपको कि आपको कलाकार ही बनना है? और बचपन में आपको पीछे ले चलते हैं, जब आपने शुरुआती दौर में इसकी रचना या सोच समझ जब आपको आई कि मुझे कला के फील्ड में ही जाना है, उस वक्त किन गुरुओं ने या किन साथियों ने आपको प्रेरणा दी? बचपन में एक सामान्य बालक की तरह मेरी भी शिक्षा दीक्षा हो रही थी, लेकिन मेरा पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि, जैसे सब बच्चों की होती है कि पढ़ाई से भागते हैं, मैं भी भागता था। लेकिन उसके अलग मुझे ललित कला में बड़ी रुचि थी और मैं छोटी छोटी ड्राइंग कुछ बनाता रहता था। घर में ही स्कूल के टाइम में आपका जो टीचर थे, उस वक्त कैसा माहौल था? जो स्कूलिंग आपकी हुई कहाँ हुई? हमारी शिक्षा जो थी सो हमारे पिताजी एजुकेशन में डिप्टी इंस्पेक्टर थे और उनका जहाँ जहाँ तबादला होता था और मैं सबसे छोटी संतान होने की वजह से उनके साथ साथ ही रहता था, तो कई जगहों पे मेरी शिक्षा हुई, अलग अलग स्थानों पे। आपने अपनी कला की शिक्षा कब शुरू की
और कहाँ से की? विधिवत रूप से कला में जो शिक्षा मैंने शुरू की उसके लिए मैं कई प्रयास किए थे, जिसमें से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट के भी इंट्रेंस दिए, वहाँ मेरा एडमिशन हो भी गया था, लेकिन भौगोलिक माहौल और खान पान की व्यवस्था नहीं ठीक होने की वजह से मैं बीमार पड़ के वापस फिर अपने गृह प्रदेश आ गया। उसके बाद फिर मैं शांति निकेतन में भी गए, तो मैं भी था जी बिल्कुल, और मेरा रिजल्ट भी आप ही लाए थे। जी सही बोल रहे हैं आप, और वो काफ़ी पुरानी बात हो गई, लेकिन वहाँ मेरा एडमिशन तो नहीं हो पाया, आपका एडमिशन हुआ था। हाँ, आपने मुझे याद आज भी आपने फर्स्ट न्यूज़ मेरे को दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मेरे साथ आप देखने भी लिस्ट की। जी जी जी। और मेरी पहली शिक्षा अगर कहें, पहला स्कूल तो गढ़ी है। गढ़ी मेरी पहला स्कूल है, और मेरे पहले गुरु प्रोफेसर शंकर चौधरी, जिनको मैं दादा कहता था, उनसे मेरी शिक्षा शुरू हुई कला की। मैं उस वक्त भी उनके पास आया था, और मैं भी शुरुआत वहीं से की थी, और आप वहीं पे थे, और आपसे मीना कुमारी से वहीं पे मेरी भेंट हुई थी। लेकिन आप आए थे विधिवत कला में शिक्षा हासिल करके, और मैं कला एक गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू शुरू कर रहा था। हाँ, वो माहौल बहुत अच्छा था उस वक्त। आप काम करते थे, मैंने देखा था उस वक्त आप अच्छा काम करते थे, और बाबा के साथ आप कदम से कदम मिला के पूरा सहयोग भी करते थे, और बाबा आप पे पूरा जी जान से आप पे कला के प्रति रुझान रखते थे। अगर मैं आपके साथ बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उन्हीं का आशीर्वाद है कि मैं इस फील्ड में आज इस मुकाम पे हूँ कि आप मुझे इंटरव्यू के लायक समझ रहे हो। नहीं, मैं कौशल कुमार जी, मैं बहुत अरसे से आपको जानता हूँ, और मैंने शुरुआती दौर में स्टडी में हमने बताया ही कि आपकी बदौलत मुझे रिजल्ट मिला था। मुझे आज भी पूरा स्मरण है, पूरा उस टाइम वो थोड़े समय बहुत अच्छा था, अलग अलग टाइप से। फिर हर स्टेप बाय स्टेप से आपसे मुलाकात हुई। जब मैं दिल्ली में आया तो दिल्ली से भी आपसे मुलाकात हुई, क्योंकि आप से मुलाकात याद रह जाने की खास वजह थे कि जब शांति निकेतन में हम इंटरव्यू दें तो हमारे तो गृह प्रदेश के पड़ोसी राज्य में था, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपने बोला कि मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी लंबी दूरी करके कोई कला की पढ़ाई के लिए। तो वो जो जुनून था आपके अंदर, इस वजह से मैं आपको आज तक याद रख पाया। मैं वो 10th पास करके, है ना, उधर से आया था जी, तब 10th पास करके ही मैं एंट्रेंस एग्जाम में लग गया। बहुत छोटा था, एज में भी, देखने में भी, है ना, और लंबा एक टाइम था, अच्छा समय था जी। तो समय होता है, कहाँ कहाँ ले जाता है आदमी को, जाना पड़ता है। लेकिन अच्छा समय रहा कि हम दोनों आज फिर 20-25 साल के बाद एक साथ हैं, और कला के फील्ड में एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं, फील्ड में हैं, और एक ही जगह पे। हाँ, तो ये जुनून आपका भी आपको काम आया, और मेरा जुनून भी मुझे काम आ रहा है। कौशल कुमार जी, आपने किस विषय को लेकर कला की शुरुआत की? हाँ, तो मैं कला की शिक्षा जब मेरी गुरु शिष्य परंपरा के अंदर गढ़ी में संकोदा के अंदर होने लगी, तो मैंने लगभग वो सारी चीज़ें जो एक कला महाविद्यालय में पढ़ाई जाती है वो दादा से ही सीख ली। पोर्ट्रेट करना, स्टोन कार्विंग, वुड कार्विंग। फिर दादा ने कहा कि नहीं, आज की जो परिवेश है उसमें एक नौकरी चाहिए, हर इंसान को नौकरी के लिए तुम्हें एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम ललित कला महाविद्यालय ज्वाइन कर लो। फिर मैं उसके एंट्रेंस एग्जाम में बैठा और मेरा दाखिला हो गया, और मेरा किसी बच्चे से कोई कंपटीशन इसलिए भी नहीं था क्योंकि मैं थोड़ा सा एज में भी लोगों से निकल गया था, और काफ़ी कुछ मैं सीख के गया था एक ऐसे गुरु से जिनका कोई सानी नहीं है। तो मैं थ्रू आउट वहाँ पे टॉपर रहा, और फिर बैचलर के बाद मास्टर में मेरा एडमिशन हो गया, और मास्टर में मैंने पोर्ट्रेचर से मास्टर किया। कौशल कुमार जी, आप किस विषय को लेकर कार्य करते हैं, और उसमें कौन कौन से मीडियम व तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जरा संक्षेप में बताइए। विषय को और लेके अगर कहें तो एक गहरा प्रभाव मुझे संकोदा के काम का रहा, क्योंकि एक स्वाभाविक बात है कि जिस माहौल में मैंने अपनी कला की शिक्षा शुरू की और जिस गुरु के अंदर, तो ना चाहते हुए भी वो छाप मेरे ऊपर आना था।
और जिस समय मैं शंकोदा के पास जुड़ा उस समय वो बर्ड फॉर्म पे बहुत सारा काम कर रहे थे, एल्युमिनियम सीट और भी तरह की चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो लगातार चल रहा था काम। और वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में मेरे स्टोर होता जा रहा था, साथ में हाथ से निकल रहा था, आप हेल्प पूरा कर रहे थे। और मैं उनकी हेल्प भी कर रहा था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो मैं जब बाद में मैं बहुत कोशिश किया, लोग ऐसा कहते थे कि उनके जैसा लोग अपने गुरु जैसा इन्फ्लुएंस रहता है, तो लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा कि एक पिता का चेहरा उसके बच्चे का चेहरे से अगर मैच करे तो वो कोई गलत बात है, क्योंकि जिस माहौल में हम रहेंगे तो उसका इन्फ्लुएंस होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैंने बहुत सारे बर्ड फॉर्म पे काम किया शुरुआती, और सब मीडियम में, और स्टोन में किया मैंने, वुड में किया, और एक मीडियम जो मुझे पसंद नहीं है और मैंने बहुत काम नहीं किया वो है फाइबर ग्लास। फाइबर में मैं भी कम करता हूँ, बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है और पसंद भी नहीं होता। एक तो इको फ्रेंडली नहीं है और एनवायरनमेंट के लिए भी थोड़ा है, लेकिन दोनों मैं उसमें बहुत दक्षता हासिल नहीं कर पाया और मुझे पसंद ही नहीं थी, इसलिए मैं उसमें। आप बहुत ही महारत हासिल किया हुआ स्टोन में, आपने पोर्ट्रेट भी सीखा और ट्रेडिशनल तरीके से, और आप पोर्ट्रेट करते भी थे यहाँ स्टोन में, बहुत टाइप के आप काम किए, बहुत वैरायटी काम है आपके पास। इन्फ्लुएंस रहता है जी, हद मैं मानता भी हूँ नहीं भी, उसका कारण है कि जब तक आप कहीं से भी सीख रहे हैं तो वो थोड़ा से असर डालता है, वो धीरे धीरे आप लीक से हटे काम करते गए और आगे बढ़ते गए। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद मैंने अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए हैं, ह्यूमन फिगर्स, सोशल इशूज़ पे, और आज की जो मॉडर्न ज़माने में जो इक्विपमेंट्स आए हैं, गैजेट्स आए हैं, उसके साथ बच्चों के जो इन्वॉल्वमेंट है उसको लेके भी अभी एक काम मैंने 2022 में किया है, टीन विथ ट्यून जिसका टाइटल है, और वो आपको अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली हाट में इंस्टॉल किया है। दोस्तों, कला चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नारे डालते हैं कौशल कुमार जी के द्वारा बनाए गए मूर्ति शिल्पों में कुछ इस तरह। जनाब कौशल कुमार शंकराइश की पैदाइश बिहार जिला समस्तीपुर शाहपुर पटौरी में हुई और आप जी ने शुरुआती तौर पे प्रोफेसर शंकु चौधरी जी के नेतृत्व में अपना कार्य करना शुरू कर दिया, या जो कहें कि आपके प्रथम गुरु वही थे जिन्होंने आपके कला की ओर मार्गदर्शन किया, और आज आप जिनकी बदौलत फील्ड में अपना कार्य कर रहे हैं। कौशल कुमार जी ने चाहे वो स्टोन हो, मार्बल हो, या फिर अन्य कोई धातु, उन सब में लगातार कार्य करते रहे और इन सब में उन्होंने महारत हासिल कर रखी है। कौशल कुमार जी ने वाइट मार्बल में और ब्लैक मार्बल में या फिर पिंक मार्बल में वो लगातार अपना कार्य करते रहे, और उनका विषय रहा परिंदे यानी वर्ड। नेचर के इन बेजान पक्षियों से उनको बहुत लगाव था और वह उनको मूर्ति शिल्प में डालने का प्रयत्न करते रहे। अपने गुरु ब्रिज शर्मा हो, जहाँ प्रदीप सक्सेना या फिर रमेश बिष्ट जी, उन्होंने अपने गुरुओं से बड़ी भांति छोटी छोटी बारीकियाँ कला की सीखने का पूरा प्रयत्न किया, और उन्होंने अपनी निष्ठावान से अपना कार्य लगातार करते रहे। शंकराज कौशल कुमार जी ने मास्टर ऑफ फाइन आर्ट न्यू दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से पोर्ट्रेट में क्रिएटिव डिग्री हासिल की, और उसी के अनुभव से वह फील्ड में लगातार अपना कार्य कर रहे हैं। कौशल कुमार जी ने
क्ले मॉडलिंग की वो बारीकियाँ अपने गुरुओं से उस वक्त सीखी जब वे अपनी मास्टर की डिग्री हासिल कर रहे थे और लगातार प्रयत्न कर रहे थे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट पोर्ट्रेट में, क्रिएटिव पोर्ट्रेट में। वे स्नातक की डिग्री करने के बाद फील्ड में अपना कार्य करते रहे और आज भी लगातार वे कर रहे हैं। कई नेशनल इंटरनेशनल एग्जीबिशनों में भी पार्टिसिपेशन किया और कई नेशनल इंटरनेशनल सिंपोजियम में भी। जनाब कौशल कुमार कभी भी कमर्शियल भीड़ में ज़्यादा शामिल नहीं हुए और वह अपने आप में फ्रीलांस ही कार्य करते रहे और साथ साथ जॉब भी करते रहे। आज वह दिल्ली में अपना कला की भरपूर जिंदगी जी रहे हैं अपने परिवार के साथ। कौशल कुमार जी, अब तक आपने कहाँ कहाँ प्रदर्शनियाँ की, या कौन कौन से स्कॉलरशिप फेलोशिप आपको मिले, या किस किस स्थानों पे सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में आपका कार्य लगा हुआ है, जरा संक्षिप्त में बताइए। हाँ, सही आपने बोला, संक्षिप्त में ही बताना पड़ेगा, फहरिस्त बड़ी लंबी है और बहुत सारे ग्रुप शोज किए, ललित कला में किए, आईफेक्स में किए। एक 2018 में मैंने जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में किया था। और फेलोशिप और स्कॉलरशिप की बात करें तो एक स्कॉलरशिप तो गरीब ग्रांट जो ललित कला द्वारा हमारे साथ ही के साथ था। हाँ। और हम दोनों एक साथ को खत्म किया था। और अब तक आप बहुत सारी प्रदर्शनियाँ भी कर चुके हैं, बहुत सारी संस्थाओं में आपके काम भी लगे हुए हैं। हाल ही में आपका एक डिस्प्ले हुआ है वर्कस्टोन का, कहाँ पर हुआ है? हाँ, एक बात बताना भूल गया, अभी मुझे फिलहाल इस साल सीनियर फेलोशिप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का मिला है जो अभी चल रहा है। जी नहीं, अब हाँ अभी शुरू हो गया है। और काम लगने की बात करें तो एक 12 फीट के आसपास के नाइट का स्कल्पचर मेरा पालकट केरला में लगा हुआ है। एक अंबाजी गुजरात में लगा हुआ है और चंडीगढ़, जयपुर, पंजाब, हाल ही में दिल्ली में भी लगा है। हाँ, दिल्ली में भी लगा है। तो कई स्थानों पे जहाँ जहाँ में मुझे मौका मिला और मुझे बुलाया गया, मैंने जो काज किए। आपने जो केरला वाला पालागाड़ का बोला, वो बड़ा काम है, मैं भी वहाँ गया था, वो आपका काम देखा भी, फोटो भी खींच के लाए। और दिल्ली में भी आपने जो अभी किया वो काफ़ी बड़ा स्टोन का स्कल्पचर था। आप हाल ही में इधर भी एक स्टोन का कार्य कर रहे हैं बड़ा जी। तो आप लगातार फील्ड में भी काम कर रहे हैं और आप अलग अलग फ्रीलांस होके कार्य करना कितना कठिन है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। फ्रीलांस होके काम करने में थोड़ी कठिनाई है। मैं पहले फ्रीलांस नहीं था। मैं कॉलेज में जब मास्टर डिग्री फिनिश किया उसके बाद मैं कुछ दिनों तक फ्रीलांस था। मेरी शादी हो गई और आप जानते हैं कि गृहस्थी चलाने के लिए एक जीवोपार्जन की एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको चाहिए। फ्रीलांस में थोड़ा सा नहीं रहती है कि कब पैसे आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट में 10 साल एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब किया, लगातार आप कंटिन्यू किया। और फिर रास नहीं आया, फिर मज़ा नहीं आया, तो मैं उसको छोड़ के और फिर से अभी फ्रीलांस कर रहा हूँ। और एक पार्ट टाइम कहिए तो एक छोटी सी नौकरी भी कर रहा हूँ। वो भी ज़रूरी है क्योंकि फ्रीलांसर को कंटिन्यू चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, परिवार को चलाना, साथ में दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। लेकिन आप इसमें बहुत हिम्मती हैं कि आप अभी तक फ्रीलांस करते हुए। मैं इसके सिवाय और कुछ कर ही नहीं सकता, इसलिए शायद करता हूँ। नहीं, आप हमसे ज़्यादा हिम्मती हैं। नहीं, हमारे काफ़ी फ्रेंड थे जो हमारे साथ ही थे, जो अभी फ्रीलांस ही काम कर रहे हैं, तो वो भी हमारे प्रेरणा का एक कारण है। जब वो भी करते हैं हम भी करते हैं, आप भी कर रहे हैं, है ना। हाँ, कोशिश तो रहती है कि पूरी ईमानदारी से फ्रीलांस के साथ अपने काम पे टाइम दे, लेकिन परिवार को भी देखना है। दोनों चीज़ साथ साथ हो तो भी अच्छा रहता है। जी।
कौशल कुमार जी, आपने ललित कला अकेडमी में भी काम किया और कॉलेज ऑफ आर्ट में भी किया और बाहर कई जगहों पे आप घूमे भी, अलग अलग स्टेटों में आपने कैंप भी किए, आपका बहुत सारा अनुभव रहा। ललित कला अकेडमी को जहाँ जितनी भी सरकारी व गैर सरकारी दिल्ली की संस्थाएं हैं, उनको और क्या क्या एक्टिविटियाँ करवानी चाहिए कला और कलाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ललित कला ही नहीं, भारत सरकार की ऐसी कुछ स्कीम होनी चाहिए कि वो जितने भी कलाकार हैं उनके जो फ्रीलांस हैं उनके अर्थ वाले पार्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि वहीं पे हम आर्टिस्ट मजबूर हो जाते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट अपने फील्ड से दूर चले जाते हैं, हट जाते हैं, मजबूरी होती है कि वो किसी और प्रोफेशन में चले जाते हैं और वो उनके मन का होता नहीं है, तो वो वहाँ भी नहीं सक्सेस हो पाते हैं और यहाँ से भी उनका नाता टूट जाता है। अब आप देख लीजिए जिस तरह जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कभी किसी स्कॉलरशिप मान लीजिए, फेलोशिप मान लीजिए, अगर किसी ज़माने में 5-10 थी तो वो उस रेशियो में नहीं बढ़ी है जिस रेशियो में कलाकारों की संख्या बढ़ गई है। हाँ, पिछले 20 साल से हम दे रहे हैं सीनियर जूनियर फेलोशिप उतना ही था, आज भी उतना है। वो महंगाई भी बढ़ी है, वो नंबर भी बढ़ानी चाहिए, उनकी राशि भी बढ़ानी चाहिए। बहुत अच्छा सब प्रयास करना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए। और जितनी हमारी पब्लिक प्लेस है वहाँ पे बड़े बड़े स्कल्पचर्स, ऑफशोर में पेंटिंग, तभी तो उनकी डिमांड होगी, तब आर्टिस्ट उसको सप्लाई कर पाएंगे। नहीं तो मालूम हुआ कि हम बना रहे हैं न तो ये कहीं लगने वाली है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है आर्टिस्टों के लिए स्टोरेज की, कि वो रखें कहाँ उतनी सारी चीज़ें। हाँ जी, तो बहुत बड़ी बात हमने कह दी कि कहाँ पर रखें, उसके लिए एक अलग हमें व्यवस्था करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबके पास तो बड़ी बड़ी ज़मीनें, बड़े बड़े वो नहीं है, जो बाहर से आता है कलाकार बनने के लिए। दिल्ली में आप देखिए कि हम जहाँ बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, आप जहाँ काम कर रहे हैं, दादा की, संकोदा की कितनी बड़ी सोच थी और स्कल्पटर के लिए कि भाई घरों में तो पेंटिंग लोग फिर भी कर लेते हैं, लेकिन स्कल्पचर नहीं कर सकता। तो उन्होंने इतनी पूरा पीछे जाके इतना बड़ा सोचा इस मेट्रोपॉलिटन जो आज तक हाँ, और ये इस संस्था के अलावा इसकी और भी ब्रांचेज अलग अलग क्षेत्रों में दिल्ली के पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी सब जगह खुलनी चाहिए थी, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिस्ट बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसमें कोई प्रयास किसको करना चाहिए, कौन करेगा, मुझे ज़्यादा नहीं नॉलेज। हमारे नए चेयरमैन जो आए हैं वो उनको इन चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए, वो करना चाहिए। वो विचार भी कर रहे हैं, कलाकारों से बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से वो एक कलाकार हैं तो कलाकारों की पीड़ा वो ज़्यादा बेहतर समझते होंगे और कर भी रहे होंगे। मुझे उसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन होनी चाहिए ऐसी चीज़ें। कौशल कुमार जी, आज के युग में जो हम काम कर रहे हैं, मशीनी युग कहा जाता है, इसमें हमें इंस्ट्रूमेंट से काम करना चाहिए या मैनुअल काम करना चाहिए, या हमें दिल्ली की उन गैलरियों के साथ काम करना चाहिए, या खुद इंडिविजुअल अपना कार्य करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन यापन भी चल सके और कला के फील्ड में भी हम टिके रहें? इसके लिए आपके क्या विचार हैं? इंस्ट्रूमेंट की जहाँ तक बात है, ठीक है, आधुनिकता के दौर में जो भी चीज़ें हमें मिल रही हैं सुविधाजनक, जो जल्दी का, लेकिन आप जो मैनुअली करते हो ना, उसमें जो एक फील आती है, उसमें जो अपनापन होता है, वो मशीनी में नहीं हो। मशीन से करने में वो फील आप नहीं महसूस करोगे। जो मॉडलिंग हम करते हैं, क्योंकि आप जल्दीबाजी करते हो, आप एक चीज़ को शार्पली काट देते हो। लेकिन जब हम मॉडलिंग करते हैं ना, तो ऐसे जैसे एक बच्चे को सहलाते हैं, बच्चे को पालते हैं, थपकियाँ देते हैं, उसको एंजॉय करते हैं उस मोमेंट को, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है उस शोर में। एक तो पहली बात ये। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि अच्छा, मैं एक चीज़ कहना भूल गया था आपके पिछले सवाल का, कि आर्टिस्टों के काम को जो लगाने की बात है, अभी क्या हो रहा है कि बड़े बड़े टेंडर निकल रहे हैं और जो आर्ट के ठेकेदार हैं उन आर्ट के बारे में कुछ नहीं जानते हो, उन लोगों को काम दे दिया जाता है ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से, और वो आर्टिस्ट को हायर करके हमें पन्ने दाम पे काम करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की एक पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए कि वो डायरेक्ट आर्टिस्ट को अप्रोच करें, न कि ये टेंडर में आर्टिस्ट को किसी दूसरे के अधीन होकर काम करने के लिए मजबूर करें, क्योंकि ये बहुत ही पीड़ादायक है। और इतने सारे प्रोजेक्ट हो रहे हैं, मेट्रो के हो रहे हैं,
G20 के हो रहे हैं और भी आधा पैसा तो मिड टेकर के पास में चला जाता है। ऐसी पॉलिसी बनी हुई है कि आप टेंडर डालो, आपके GST नंबर होंगे, क्या 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 क्या। आर्टिस्ट इन सब चीज़ों से, आर्टिस्ट को रिस्पेक्टली उन्हें नाम के साथ इनवाइट करना चाहिए और उनसे एक काम लेना चाहिए, उनका एक काम लगाना चाहिए, न कि उनको किसी मजदूर की तरह किसी ठेकेदार के अंदर में काम करने पर मजबूर करना। बहुत अच्छा आपने ये कहा, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और एक नई पॉलिसी तैयार करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम आर्टिस्ट बड़े इस बात से पीड़ा महसूस करते हैं। मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग तो यही है। बहुत अच्छा आपने कहा कि आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, संस्थान हैं और डायरेक्टरी हैं, तो फिर भी अगर सरकार इस तरह की चूक करती है तो कलाकारों के लिए आप देखिए ना, रिजर्व बैंक के आगे एक सेक्शन लगा हुआ है, हम बच्चों को बताते हैं, हम पढ़ते हैं। वो कमीशन राम किंकर बैच को मिला था, डायरेक्ट आर्टिस्ट को मिला था। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में संकोदा का, ऑल इंडिया रेडियो के कंपाउंड में संकोदा का काम लगा हुआ है। आपको इंडिया इंटरनेशनल में राम किंकर बैच के स्कल्पचर बलबीर सिंह कट के लगे हुए हैं। तो एक देख के इंस्पिरेशन भी मिलती है और डायरेक्ट उनकी एक हम अगले जनरेशन को बता पाते हैं कि इनका काम है। और ये बताओ, किसी ठेकेदार को एक प्रोजेक्ट दे दिया गया, उसने 10 आर्टिस्टों से काम करा के और वो एक कंपनी की नाम आ रही है जिसमें आर्टिस्ट कहीं ना कहीं खत्म हो गए। कौशल कुमार जी, कला के अतिरिक्त और कौन कौन सी ऐसी कलाएं हैं जो आपको संगीत, म्यूजिक या इस तरह का जो प्रभावित करता है, जहाँ आपको लगता है कि मुझे ये भी करना चाहिए था, या अब भी सोच मन में एक चलती रहती है? एक मेरे घर का माहौल बहुत साहित्यिक था। मेरे पिताजी, मेरी बहन, भाई सब लोग बहुत लिखते, अच्छा लिखते, पढ़ते हैं, कविताएं लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं। मैं भी थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, लेकिन उन लोगों के जैसा नहीं लिख पाया। लिखने में थोड़ी सी समर्थता है, क्योंकि मेरा ध्यान ललित कला की तरफ ज़्यादा रहा, तो वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं लिखूं और थोड़ा बहुत मैं लिख लेता हूँ। लिखते हो आप कभी-कभी बीच बीच में लिखते हैं? मैं लिखता हूँ, कोशिश रहती है कि मैं थोड़ा लिखूं आर्ट के, क्योंकि मेरा मानना है कि अपने बच्चे के बारे में उसके माँ बाप जितना अच्छा बताएंगे कोई और नहीं बता पाएगा। इसलिए मुझे लगता है हम जो बना रहे हैं उसके बारे में हम ही लिखें। हमारी जो व्यवस्था है आगे पीछे, जो हम दूसरों पे टिके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो आर्ट क्रिटिक जो लिखता है वो अपने मन से लिखता है, जहाँ वो करता है। हाँ, कभी कलाकार को लिखना चाहिए, कहानी बना दी है जिससे हमने जो सोच के बनाया तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है। आप कुछ बताते हैं। जब आप कभी टूरिस्ट प्लेस पे जाओगे तो वहाँ पे जो स्टोरी सुनाए दो तरह की होती है। एक हिस्ट्री की फैक्ट्स को लेके होता है, एक वहाँ की लोकल कुछ कहानियाँ होती है, किंवदंतियाँ होती हैं, उसको लेके वो उसकी हिस्ट्री बनाए हुए रहते हैं। तो ऐसे ही कभी कभी महसूस होता है कि इस जो आर्ट क्रिटिक ने लिखा है और जो हमने किया है उसका तो कोई तालमेल ही नहीं बैठ रहा है। और एक सवाल आपका था कि गैलरी के साथ जुड़ के, बिल्कुल गैलरी के साथ जुड़ के काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे काम को मार्केट तक ले जाने के लिए एक माध्यम है, लेकिन हमें गैलरी के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए। ये हमेशा आर्टिस्ट याद रखें। गैलरी कैसे होगा नहीं, अगर गैलरी के हिसाब से नहीं करें। गैलरी को अगर हमारा काम लेके बेचना है, आप बेशक बेचो, लेकिन आप मुझे कहो कि किसी के सोफे से मैच कराते हुए मेरी पेंटिंग बना दो ऐसी, तो फिर ये तो फिर बदवा मजदूरी है। मैं तो इसको नहीं ज़्यादातर अभी इसलिए मेरी किसी गैलरी से है भी नहीं किसी तरह। हम भी नहीं करते, हमारे भी काम आपको यहीं पे मिले। ये भी गैलरी है हमारी, इतनी बड़ी संस्था में हम काम कर रहे हैं, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। जी बेशक, हमें धन्यवाद करना चाहिए ललित कला अकेडमी के, जिन्होंने हमें स्पेस दी है और इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है। जी बेशक। दोस्तों, जब कभी भी आप दिल्ली में आए या इसके आसपास आए तो ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में ज़रूर आए, क्योंकि जहाँ पर बहुत सारे युवा कलाकार और सीनियर कलाकार एक साथ इतने बड़े मंच में काम कर रहे हैं, जो प्रोफेसर लेट श्री शंकु चौधरी जी की देन है, और हम सदा उनको आभारी रहेंगे और तहे दिल से उनका नमन करेंगे। और ऐसे सोच और विचार रखने वाले इंसान कलाकारों के लिए जो सोचते थे 100 साल तक, आज भी
उनके बनाए हुए रास्तों पे और चल रहे हैं, जहाँ उनकी संस्था में हम काम कर रहे हैं। कौशल कुमार जी, आप अपने कला के माध्यम से जो दूर दराज इलाकों में हमारे कला प्रेमी व कलाकार देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे नई पीढ़ी को और कलाकारों को कि उनको किस तरह फील्ड में टिके रहना है, जहाँ आपका क्या मैसेज है उनके लिए? अच्छा सवाल है। मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप कला के प्रति आपकी रुचि है। कहते हैं कि भगवान जब इंसान को बनाते हैं तो बहुत कम लोगों को गाने के लिए सुर देते हैं, गला देते हैं। कुछ लोगों के हाथों में कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाने की, सब लोग नहीं कर पाते हैं। तो अगर भगवान ने 100 लोगों में से अगर 10 कलाकार आपके समाज में हैं, उसमें से 2 गाने वाले हैं, 2 बजाने वाले हैं, 2 चित्र बनाने वाले हैं, तो आप सोच के देखो कि जितने लोग हैं उसमें आपका संख्या बल कितना कम है। जब आपको प्रभु ने अलग करके बनाया ही है स्पेशल, फिर आप उस माध्यम को छोड़ो नहीं। मजबूरियाँ आएंगी आपके रास्ते में, लेकिन आपको ये मैराथन दौड़ की तरह दौड़ना होगा। ये कोई 100 मीटर का दौड़ नहीं है कि आप दौड़े और जीत गए। इसमें आपको बहुत धीरे धीरे चलना होगा। अगर आप धीरे धीरे चलेंगे तो लास्ट में आप अपने मुकाम पे पहुंच जाएंगे। अगर आप शुरू में बहुत दौड़ भाग मचा लेंगे, आप थक जाएंगे, आपको लगेगी बोरियत होने लगेगी फील्ड से, क्योंकि ये बड़ी इम्तिहान की चीज़ है, बहुत इम्तिहान लेती है ये कला की दुनिया। और मैं देवीदास जी हमारे बड़े भाई भी हैं, और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो जिस तरह का इंटरव्यू अभी तक हमें लग रहा है कि शतक से ज़्यादा कर चुके हैं कलाकारों का इंटरव्यू, ये इनका कलाकारों के प्रति सम्मान है, प्यार है। और ये इस तरह से करते करते और एक डिक्शनरी जैसी हो गई, जो कल के हमारे युवा जनरेशन को एक बनी बनाई पुस्तक में इतने सारे आर्टिस्टों का डिजिटल एक्सपीरियंस को कह लीजिए, तो एक बहुत ही सराहनीय कदम है देविता का, और मैं उनको नमस्ते करता हूँ। जी, आप जैसे कला प्रेमियों और कलाकारों, आप जैसे भाइयों का आशीर्वाद है, जहाँ साथ में जो कदम से कदम मिलाते हो, वो आप लोग हमारी प्रेरणा है, मेरी प्रेरणा है, जिससे मैं अपना काम भी कर पाता हूँ और आप लोगों के बारे में जानने का मुझे भी एक मौका मिलता है। आपकी क्रिएटिविटी के बारे में जानने का मौका मिलता है और आपके काम के बारे में पता चलता है। मेरा एक प्रयास रहता है, जो भी कलाकार ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में आता है और मेरे स्टूडियो में चाहे 2 मिनट के लिए विजिट करता है, तो मेरा एक प्रयास रहता है उसका एक इंटरव्यू छोटा सा होना चाहिए। मैं वो प्रयत्न जरूर करता हूँ। नहीं, ये तो मैंने देखा है। मैंने लगभग आपके जितने भी इंटरव्यू हैं सब देखे हैं, और आप सराहनीय हैं। हाँ, मेरे पास सीनियर जूनियर सब कलाकार हो गए जी, उसमें आपका योगदान बहुत ही सराहनीय है। और ये एक हिस्ट्री क्रिएट हो रही है, सही बताएं तो। जो नई पीढ़ी जो जहाँ आती है ना, ये बहुत पहले मैंने एक सोच रख के चला था कि उस टाइम पे वो आते थे डिजर्टेशन लिखने के लिए या किसी चीज़ के लिए। मैं भी उस दौर में यहाँ से गुजरा हूँ, मैं भी आया, तो कलाकारों को मटेरियल कम मिलता था। और जो ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर था, और जब कम मटेरियल इधर मिलता था और ललित कला के अकेडमी के पास भी उतना नहीं होता था, तो मुझे बहुत दुख होता था इतनी दूर से आके अगर उनको ना मिले। तो मेरा ये छोटा सा प्रयत्न रहता है कि जो जहाँ के कलाकार हैं, जहाँ कार्य कर रहे हैं, जहाँ बाहर से आते हैं, उनका आने वाली पीढ़ी को ज़्यादा ना खोजना पड़े, उनसे डायरेक्ट रूबरू हो सके, और कुछ मेरे से मिले, कुछ उनसे बात करके। मेरा ये छोटा सा प्रयास रहता है। ये आपका बड़प्पन है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं बहुत प्रभावित हुआ आपके इस प्रयास से। धन्यवाद कौशल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। जी, धन्यवाद। हमें धन्यवाद करना चाहिए ललित कला अकेडमी के, जिन्होंने हमें स्पेस दी है और इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है। जी, बेशक। दोस्तों, जब कभी भी आप दिल्ली में आए, जहाँ इसके आसपास आए, तो ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में ज़रूर आए, क्योंकि जहाँ पर बहुत सारे युवा कलाकार
और सीनियर कलाकार एक साथ इतने बड़े मंच में काम कर रहे हैं, जो प्रोफेसर लेट श्री शंकु चौधरी जी की देन है, और हम सदा उनको आभारी रहेंगे और तहे दिल से उनका नमन करेंगे। और ऐसे सोच और विचार रखने वाले इंसान कलाकारों के लिए जो सोचते थे 100 साल तक, आज भी उनके बनाए हुए रास्तों पे और चल रहे हैं, जहाँ उनकी संस्था में हम काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये हैं हमारे साथ कौशल कुमार जी, जिनके साथ कला की चर्चा चल रही है, और हमने इनके बारे में जाना, इनकी कला के बारे में जाना, और इनकी बहुत सारी जीवनी पे हमारी चर्चा हुई। दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई जगह नए कलाकार के साथ। तब तक देवीदास खत्री को दे जा। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।